दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीएससी सिविल पॉइंट में। और आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी के दूसरा चैप्टर है ना। तो दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे बाल गोविंद भगत। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत में हम लोग देखेंगे कि उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक जो है वो है रामबृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है उसके लेखक है रामबृक्ष बेनीपुरी। रामबृक्ष बेनीपुरी का जब जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ है। ये रामबृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ है। उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुई है। उसके बाद उनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हो गई। मृत्यु कब हो गई? 1968 ईस्वी में हो गई है ना। वो लेखक थे तो कई पत्र पत्रिका में उनका निकला है, जैसे में दैनिक निकला, साप्ताहिक निकला, मासिक निकला है ना। उनके ये पत्रिकाएं निकली। उसके बाद उनकी कई और जो भी है लेखन शैली के जो मुख्य पाठ हैं उसमें से तरुण भारत है, किसान मित्र है, बालक है, युवक है, योगी है, जनता है, जनवाणी है, नई धारा, ये सब उनके जो है लेखन है। इसमें है इनकी बेनीपुरी रचनावली जो है वो 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। रामबृक्ष बेनीपुरी की एक बेनीपुरी रचनावली है वो 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। उसके बाद रामबृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रामबृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। हम लोग यहाँ देखेंगे तो रामबृक्ष बेनीपुरी अर्थात जो लेखक है वो उपन्यास लिखे। उनमें से मुख्य उपन्यास उनका है पतितों के देश। मुख्य उनका उपन्यास क्या है? पतितों के देश। यदि कहानी में देखें तो कहानी में उनका मेन मुख्य कहानी जो है वो है चीता के फूल। नाटक देखें तो नाटक है अम्पाली। रेखा चित्र देखें तो माटी के मूर्तें। यात्रा वृत्तांत देखें तो पैरों में पंख बांधकर। यात्रा वृत्तांत क्या है? पैरों में पंख बांधकर। और यदि संस्मरण में देखें तो जंजीरें और दीवारें। ये सब जो है वो लेखक रामबृक्ष बेनीपुरी की रचनावली है ना। ये सब चीज वो लिखे हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं है ना। जैसे पूछ देगा कि लेखक रामबृक्ष बेनीपुरी के निम्न में से रेखा चित्र कौन से हैं, तो माटी का मूर्त हो जाएगा। वो किस तरह के पत्र पत्रिका लिखते थे, तो दैनिक लिखते थे, साप्ताहिक लिखते थे, मासिक लिखते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। यहाँ पे ये बाल गोविंद भगत के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसे चरित्र के व्यक्ति थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वे किस प्रकार से रहते थे है ना। तो आइए हम लोग उसको चैप्टर में देखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझोले कद के थे। मंझोले कद बोलने का मतलब ना ज़्यादा ना लंबा हाइट था उनका, ना ज़्यादा छोटा थे, बीच बीच में मीडियम में थे। 60 से ऊपर के होंगे। उनकी उम्र बताई जा रही है कि वे 60 से ऊपर की उम्र के होंगे। बाल पक गए थे, बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। लंबी दाढ़ी या जटाजुट नहीं रखते थे। वो लंबा दाढ़ी भी नहीं रखते थे और जटाजुट भी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था। लेकिन उनका चेहरा था वो हमेशा जगमगाया हुआ रहता था सफ़ेद बालों से। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। वो कपड़ा जो है वो बिल्कुल कम पहनते, मतलब साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे है ना। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी सी कनपट्टी टोपी रहती थी है ना। एक लंगोटा पहनते थे, सिर पे कनपट्टी टोपी रहती थी है ना। और जब जाड़ा आता था है ना तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। जाड़ा आता था तो वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं ओढ़ते थे, लेकिन एक काला कलर का कंबल रहता था, वो ओढ़े हुए रहते थे। मस्तिष्क हमेशा चमकता हुआ रामाननी चंदन लगाता, मस्तिष्क में हमेशा चंदन लगाए हुए रहते थे है ना। उसके बाद नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था है ना। नाक के एक छोर से कहने का मतलब पूरा लंबा टीका लगा के रखते थे वो, जो टीका वगैरह लगाते थे। गले में तुलसी के जड़ों के एक बेडोल माला बांधे रहते थे और गला में जो है तुलसी का माला पहने हुए रहते थे, बहुत बड़ा माला रहता था। तो ये था वे कैसे रहते थे। तस्वीर से ये कहा जा सकता है, लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत बिल्कुल
साधु थे, लेकिन नहीं, वे एक गृहस्थ थे। इनको एक लेखक कहते हैं कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने उनके गृहस्थ जीवन को तो नहीं देखा, परंतु उनकी एक बेटा और एक पतोह को जरूर देखे थे, है ना। और थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनकी, है ना। और वे बहुत साफ सुथरा रहते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो बहुत साफ सुथरा रहते थे, किंतु खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, है ना। बाल गोविंद भगत साधु तो थे, साधु की सब भाषाओं से खरे उतरने वाले। बाल गोविंद भगत भले गृहस्थ थे, लेकिन साधु में जितनी बातें होती है सारी बातें उन पे खरे उतरती थी। कबीर साहब को मानते थे, है ना। उसके बाद उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कबीरदास को मानने वाले थे तो जाहिर सी बात है उन्हीं के गीत को गाएंगे, उनके आदर्श पे चलेंगे, है ना। कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। खरा व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात कर लेते थे, मतलब झूठ बोलते ही नहीं थे। जिसको अच्छा लगे तो लगे, खराब लगे तो लगे, जो बोलना है मुंह में बोल देना है ना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से लेते थे कि लोगों को सोचना पड़ जाता था कि क्या है ये, है ना। लोग बिल्कुल कौतूहल हो जाते थे कि कितने सच्चाई है इनमें, है ना। वो और यहाँ तक कि वो दूसरे के खेत में शौच तक नहीं जाते थे। बताइए कितने अलग ढंग के व्यक्ति थे, है कि नहीं। वे दूसरे के खेतों में शौच तक नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। बोला जा रहा है कि वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीजें जो है वो साहब की थी, साहब को वो मानते थे, है ना। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर वो कई कोस दूर जाके पहले उस अपने साहब के दरबार पे लेके जाते थे, वहाँ भेंट स्वरूप वहाँ रखते थे। फिर भेंट स्वरूप उनको प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसे लाकर वो उससे अपने जीवन को चलाते थे, अपना गुजर चलाते थे। आगे कहता है इन सबके ऊपर तो मैं मुग्ध था। कौन कहता है? लेखक कहता है कि इन सबके ऊपर तो मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं। कह रहा है ये लेखक कहते हैं कि कबीर का वो जो सीधा साधा शब्द था इनके कंठ से निकलता था तो ये तो बहुत मधुर हो जाता था। आषाढ़ की रिमझिम है। अब एक वाक्य ये बता रहे हैं, एक बोला जाए तो एक तरह से देखा हुआ चीज ये बता रहे हैं कि आषाढ़ का महीना है, रिमझिम रिमझिम पानी बरस रही है ना। समूचा गांव खेत में जा चुका है। आषाढ़ में लोग धान रोपाई करते हैं, तो समूचा गांव खेत में जा चुका है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, पानी के भारी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, है ना। बहुत मजा आता है उस वक्त देखने में। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर, कलेवा मतलब भोजन, है ना। दोपहर का जो भोजन होता है वो लेके मेड़ पे बैठी हुई है। आसमान जो है बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है ना। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही अपने कानों में एक स्वर तरंग सुनाई देता है। लेखक कहते हैं कि ये सब इतना बढ़िया मौसम है, चल रहा है, लेकिन एक और मधुर चीज कान में तरंग सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? लेखक कहते हैं यह है क्या और ये कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि यह क्या है, कौन है, ये चीज किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल गोविंद भगत जो है वो समूचा शरीर कीचड़ से लथपथ है, पूरी तरह से अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत क्या काम कर रहे हैं? तो शरीर में पूरा कीचड़ लगा हुआ है और वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है, रोप रहे हैं। उनके कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने को चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। कहने का मतलब है कि वो इतने मधुर गाना गा रहे हैं कि सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाता है ना। क्या बोलता है कि मेड़ पर खड़ी औरतों का ओठ कांपने लगता है, मीन्स वो लोग भी गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं, मीन्स वो इतना मधुर गाना गाते हैं कि हलवाहा जो रहते हैं थका हुआ भी रहता है तो उसका पैर ताल में उठने लगता है। जैसे गाना चलती है वैसे लोग ताल में चलने लगते हैं। रोपनी कलेवाओं की उंगली पर अजीब क्रम में चकने लगती है। जो रोपनी लोग रहते हैं, रोपनी करने वाले, वो लोग की उंगली अजीब स्पीड में चलने लगती है। बाल गोविंद का कहा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत नहीं जादू है, ऐसे बाल गोविंद भगत थे। अब फिर एक वाक्य, ये तो धान की रोपनी वाले वाक्य था। फिर एक वाक्य क्या बताया जाता है इसमें कि भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो का महीना था, अंधेरी आध रात थी,
अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। भादों में खूब वर्षा होता है, मूसलाधार वर्षा होता है, तो बोला जा रहा है कि अभी जस्ट ही कुछ ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादल की गरज है, बिजली की तरफ में आने आपने कुछ नहीं सुना हो, है ना। बिजली का बहुत ज्यादा गरज मलक रहा है, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादरों की टट्टर बालगोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कहने का मतलब है कि ये तो सब चल रहा है, प्रकृति की देन है कि बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार वर्षा खत्म हो चुकी, लेकिन एक स्वर सुनाई दे रहा है जिसको आप अपने कानों से छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, है ना। उनकी खंजरी डिमक डिमक कर बज रही है। सोच लीजिए, अधरतिया में, भादों की अधरतिया में खंजरी बज रही है डिमक डिमक कर, और वो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? गोदी में पीवा चमक उठे सखिया। क्या गा रहे हैं? कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, है ना। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है ना। क्या कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा है पिया तो गोद में ही है, लेकिन उनको, लोगों को क्या लग रहा है कि वो अकेली है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना अंधेरों में अकस्मात कौन वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका दे। और वो अंधेरी रात, पूरी घनी रात, बादल गरज रहे हैं, और उनकी ये मधुर गाना किसे नहीं चौंका देगी। और अब यह सारा संसार निशब्द सोया है। निशब्द कहने का मतलब पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है ना। लेकिन इनकी ये नहीं सोए हैं, इनकी गीत चल रही है ना। बालगोविंद भगत का संगीत जाग रहा है ना। क्या कह रहे हैं लेखक कि बालगोविंद भगत, सब तो लोग निशब्द सो रहे हैं, लेकिन बालगोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। क्या कहते हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। लेखक क्या कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। ये था भादो महीना का। अब आइए हम लोग कार्तिक महीना की बात करते हैं। कार्तिक महीना में बालगोविंद भगत क्या करते हैं? बालगोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई हैं, है ना, जो फागुन तक चला करता है। अर्थात बोल रहे हैं लेखक कि कार्तिक आया नहीं कि बालगोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई है, और ये अब फागुन तक चलेगा। जहाँ जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान के लिए चल देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं, हम लोग तो सोए हुए रहते हैं, लेकिन वो कब जाग जाते हैं और कब ना स्नान करने के लिए चल देते हैं नदी की ओर, उनका कोई पता नहीं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। 2 मील दूर जाते हैं, और गांव से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से नहाने के लिए वो 2 मील की दूर पर जाते हैं। वहाँ से नहा धोकर लौटते हैं। वहाँ से नहा, सोचिए वो ठंडे में, कड़ाके की ठंड में वो नहा धोकर लौटते हैं। और बाहर ही, मतलब गांव के बाहर ही एक पोखरा है, पोखरा मीन्स तालाब है ना। वहाँ पे वो ऊंचे भीड़ पर, चबूतरा टाइप का बनाया गया होगा, तो ऊंचे भीड़ पर वो अपनी खंजरी लेकर जा बैठते हैं, अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते हैं, बजाने वाला जो उनका है, और अपने गाने टेरने लगते हैं। खंजरी लेकर बैठ जाते हैं और आराम से अपना गाना अलापने लगते हैं। मैं शुरू ही से ही देर से उठने वाला हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर से उठने वाला हूँ, मतलब आलसी आदमी होंगे, है ना, ऐसा है नहीं। किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर थी। लेखक बता रहे हैं कि एक दिन का हमको याद है कि माघ का था, है ना, और दांत कटकटाने वाली ठंड थी, मतलब बहुत जोरों का ठंड था। उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। बोल रहे हैं कि दांत कटकटाने वाली ठंड थी, और उस दांत कटकटाने वाली ठंड में उनका संगीत इतना सुंदर लग रहा था कि हमको वहां तक ले गया। हम ऐसे ही लेट से उठने वाले हैं, लेकिन उनका संगीत हमको उठा के ले गया, ऐसा बोल रहे हैं ये। जिसकी अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे। बोल रहा है कि अभी आसमान के जो तारे थे उनके दीपक, मतलब अभी भी कुछ कुछ तारा नजर आ रहा था। सोचिए कितना सवेरा का टाइम था, है ना। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। बोला जा रहा है कि इतना ठंड था कि खेत बगीचा घर सब जगह कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। अजीब रहस्यमय था। उनके गीत मतलब मौसम में मानो जान सी ला दी हो एकदम, है ना। बालगोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे, और उनके मुंह के शब्दों का तांता जो है वो हमेशा लगा था। खंजरी लेके बैठे हुए थे, आराम से बजा रहे थे, गुनगुना रहे थे और गा रहे थे एकदम अपने मन में, मिजाज से एकदम गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतना मस्त हो जाते थे कि इसमें इतने सुर में आ जाते थे, इतना मस्त हो जाते थे, इतना मग्न हो जाते थे गाने में कि लगता था कि अब ये उत्तेजित होकर उठ के नाचने लगेंगे। इतना मतलब मजे में गाते थे।
अब खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगता था कि अब उठ के खड़े हो जाएंगे और नाचना चालू कर देंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाते थे। कह रहे हैं कि जो कंबल ओढ़े हुए थे वो कंबल बार बार सिर से क्या हो जा रहा था, नीचे हो जा रहा था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। बोल रहे हैं कि फिर भी वो इतने लीन हो जाते थे उसमें, इतने मग्न हो जाते थे उसमें कि उनको ठंड का पता ही नहीं चलता था, है ना। और उनकी जो माथे की जो तारे हैं, बोल रहा है कि तारे की रोशनी में भी उनके माथे की जो श्रम बिंदु है जब तक चमक पड़ते थे। आगे देखिए क्या बोलता है कि गर्मियों में उनकी सांझ मतलब इवनिंग का समय, जिसको हम लोग बोलते हैं शाम का समय, है ना, रात होने से पहले, कितनी उष्ण भरी शाम को ना शीतल करती। बोल रहे हैं कि बहुत गर्म, उष्ण मतलब गर्म, है ना, तो गर्म भरी शाम को भी इनकी जो गीत थी वो शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन के आसन जमा बैठते थे। और गर्मी में क्या करते, अपने घर में ही आंगन था, वहीं पे आसन मतलब जमा के बैठ जाते थे। उसके बाद गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, और गांव के जो कुछ और प्रेमी लोग थे और बूढ़े लोग जो थे वो भी जुट जाते थे। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। ऐसे भी देखा जाता है कि जब लोग एक जगह बैठ के बजाते गाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है सुनने में, है ना। एक पद बालगोविंद भगत कहे जाते और पीछे की पद उनकी सारी मंडली करती थी। हम लोग भी देखा करते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि जब कहीं मंडली में गाया जाता है, कहीं एक जगह समूह में गाया जाता है, एक व्यक्ति किसी चीज को गाता है और उसी की मंडली जो उसी के जो पीछे रहती है उसको लोग दोहराते हैं। वही चीज यहाँ भी कर रहे थे ये। उस ताल स्वर को चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में ऊपर उठने लगते, और मतलब गाते गाते ये लोग भी इतने मस्त हो जाते थे, है ना, कि अचानक बीच में खंजरी लिए बालगोविंद भगत नाच रहे हैं, है ना, इतने मस्त हो जाते थे कि अचानक नाचने लगते, और सारे लोग भी नाचते थे उसमें, है ना। आंगन सारा नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो उठता था। आंगन जो है नृत्य और संगीत से पूरी तरह से ओतप्रोत हो उठता था, मतलब पूरा लगता था कि पूरा आंगन खिलखिला उठा है। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत का जो चरम उत्कर्ष है हम उस दिन देखे। अब किस दिन देखे, देखिए जिस दिन उनका बेटा मर गया। ये बड़ा सा फिर दयनीय घटना ले आता है ना, कि क्या होता है कि उनका बेटा मर जाता है। जैसा कि आप लोग को बताए थे, उनका एक बेटा और पतोह भी थी। बेटा जो था थोड़ा सा दिमाग से कमजोर थे, है ना, तो उनका बेटा मर चुका है। अब लेखक देखते हैं कि उनका बेटा मर चुका है, फिर भी वो गाना नहीं छोड़े हैं, गाने में अभी भी वो लीन है। एकलौता बेटा था वो, और वो भी एकलौता बेटा था उनका। कुछ सुस्त और बोदासा था, बोदासा, थोड़ा सा दिमाग कम चलता था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जाहिर सी बात है, देख लीजिए जो बहुत ज्यादा चालाक और तेज रहता है उससे माँ बाप थोड़ा सा कम मानते, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर रहता है उसको और प्यार देते हैं, क्योंकि वास्तविक में उन लोगों को प्यार की आवश्यकता होती है ना। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। वो बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो थोड़ा सा दिमाग से कम है उसे ही थोड़ा सा ज्यादा प्यार दीजिए, उसे थोड़ा सा ध्यान से रखिए, ताकि वो सही से रहे, सुरक्षित रहे, है ना। पतोह बड़े ही सुभग और सुशील थी। बोल रहे हैं कि पतोह जो था बहुत ही सुंदर थी, सुशील महिला थी। घर की पूरी प्रबंधिका, मतलब घर का जितना सारा काम धाम होता है, जितना भी चीज होता है, वो सारा का सारा वो खुद अपने ऊपर ले ली थी, है ना। और बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। कहने का मतलब है कि उनके पतोह जो है वो बाल गोविंद भगत को बहुत सारे कामों से निवृत्त कर दिया था कि अब आप ये सबको काम नहीं करना, हम कर लेंगे, आप अब आराम से रहिए। किंतु मौत तो अब कहता है कि उसने उनका बेटा मरा है ना, वो कहे उनका बेटा मरा है, इनकी खबर रखने के लिए लोग कहाँ फुर्सत, है ना। लोग कहते हैं कि यदि बीमार है ना, तो लोग पूछने नहीं जाएंगे, है कि नहीं। बीमार है तो पूछने नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोई मर जाता है तो बहुत दूर दूर तक बातें फैल जाती है। फैलता भी है ना, फैलना भी चाहिए, क्योंकि कोई आज दुनिया संसार से चला जा रहा है। तो वही हाल यहाँ हुआ है कि जब वो बीमार था तो कोई तो पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब मर गया तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा, पूछा, है ना। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। वही बात है कि मौत जब होती है तो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। देखकर दंग रह गया, है ना। लेखक बोल रहे हैं कि हम देख के दंग रह गए। क्या दंग रह गए भाई? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। जो मृत बेटा का जो शरीर है ना, वो आंगन की एक चटाई में बिछा दिया है और ऊपर से सफेद कपड़ा ढक दिया गया है।
वो तो हमेशा फूल रोपने के शौकीन थे, फूल वगैरह रहता था तो फूल को कुछ फूल को तोड़ के उनके सामने रख दिया गया है ना, बिखेर दिया गया है। कुछ तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता रख दिया गया है। सिरहाने पर एक चिराग जला मतलब एक दिया जला के रख दिया गया है ना। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लेखक कि उसके सामने इतना सब किया हुआ है, उसके सामने आराम से गीत गाए चले जा रहे हैं, गीत गाए चले जा रहे हैं। आज भी वो गीत गाना नहीं छोड़े हैं। सोच लीजिए, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, और मन में उनकी जो स्वर है, उनका जो गीत है, उनमें जरा सा भी कोई इधर उधर नहीं है ना। बिल्कुल वही लगन, वही लय से गा रहे हैं वो। घर में पतोहू रो रही है, जाहिर सी बात है, रोना है तो घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। हम लोग भी देखते हैं कि जब कोई रोता है तो उसे गांव की स्त्रियां लोग, महिलाएं लोग आती है, चुप कराने का प्रयास करती है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, लेकिन लेखक देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत गाए ही जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते थे, है ना, और गाते गाते कभी पतोहू के सामने भी जाते थे। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। अजब हाल है ना। ये अलग अलग तरह के, एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति थे। बेटा मरा हुआ है लेकिन गाने में लीन है ना। इनका क्या कहना था, ये वो चुप होने के लिए अपनी पतोहू को कहते थे और बोलते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिला। क्या कहते थे कि आत्मा परमात्मा से चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिला। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। इससे बढ़कर और क्या आनंद का बात हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक कहते हैं कि हमको कभी कभी लगता था कि कहीं बेटा के शौक में पागल तो नहीं हो गए, जो कुछ ऐसा कर रहे थे उनसे उनका, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उन पे उनका विश्वास बोल रहा था कि यह सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा हमें, है ना। यही बोल रहे थे कि आत्मा परमात्मा से मिल गया, चिरहनी अपने बिरहनी अपने प्रेमी से मिल गई, है ना। मीन्स ये सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। आज जो आत्मा है वो परमात्मा से जाके मिल गया है, जहां उसे जाना चाहिए, है ना। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया। तुल कहने का मतलब है कि बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई, एक तरह से बोल सकते हैं, कौतूहल नहीं बरता। मीन्स सामाजिक रूढ़िवादिता को नहीं देखा, है ना। वो क्या किए, पतोहू से की आग दिलवाएं, जो कि हमारे समाज में आज ये गलत है कि महिलाएं आग नहीं दे सकती है ना। लेकिन वो अपनी पतोहू से दिलवाएं। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। लेकिन क्या बोल रहे हैं लेखक कि जैसे ही श्राद्ध का कार्यक्रम, क्रियाक्रम पूरा हो गया, पतोहू को, उसके भाई को बुलाए और पतोहू को बोले कि अब तुम चली जाओ। ये आदेश देते ही वे कि इसकी दूसरी शादी करा देना, और उसके भाई को आदेश देता है कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपको एक लोटा पानी देगा, कौन आपकी देखभाल करेगा, है ना, चुल्लू भर पानी भी कौन देगा आपको। लेकिन फिर भी वो, उनकी जो निर्णय था वो अडिग था, है ना। वो बोलते हैं तू जाएगी या मैं घर से निकल के चला जाऊं। उनकी आगे कौन क्या कर सकता था। पतोहू को अंततः जाना पड़ता है अपने भाई के साथ। वो चली जाती है, बेचारी क्या कर सकती थी। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे होती है, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, है ना। पैदल ही जाते थे। सोच लीजिए, वो गंगा स्नान हर वर्ष जाते थे, पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, और उनके यहाँ से लगभग 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इनका कहना था कि साधु को संबल लेने का क्या जरूरत है, और गृहस्थ को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। कहीं ये खाते भी नहीं थे, किसी से भिक्षा भी नहीं लेते थे। ये घर से खा के जाते थे और घर पर ही आकर फिर खाते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती। आने जाने में 4-5 दिन लगता था, सोच लीजिए, लेकिन ये उपवास करते थे, वो सही रहते थे, है ना। और फिर भी इनके अंदर वही लगन था, वही उत्साह रहता था। अब बुढ़ापा आ गया था, जाहिर सी बात है, अब तो बुढ़ापा आएगा ही। बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। लेकिन बस अपना जो है सो है, काहे हम किसी से कम रहेंगे, है ना। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। तो बोला जा रहा है कि गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करके आए, और जब वापिस आए तो ठीक तो थे, लेकिन तबीयत उनका थोड़ा सा सुस्त हो गया था, खराब हो गया था।
खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। अब लेखक बोल रहे हैं कि आए खाएं पिए, लेकिन फिर भी तबीयत नहीं सुधरा, थोड़ा बुखार भी आ गया था, है ना। किंतु नेत व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जो उनका काम था वो तो छोड़ने वाले नहीं थे। सुबह सुबह नहाना था उनको, जो गीत भजन गाना था, पूजा पाठ करना था, सब करते थे। लोगों ने नहाने धोने से उनको मना किया। वे बोले, कुछ लोगों ने उनके कहा कि आप थोड़ा सा नहाइए धोइए मत, अभी थोड़ा सा पहले ठीक हो लीजिए फिर नहाइए धोइएगा, है ना। नहाने धोने ने मना किया, लोगों ने उनको नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर वो टाल देते थे, बोलते थे कहाँ ये सब, नहाना जरूरी है ना। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। अब उस दिन की भी बात है, संध्या में वो गीत गाते हैं, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। लेकिन अब सुबह सुबह लोग देखते हैं तो लग रहा है कि तागा टूट गया है। सुबह ना कोई आवाज आई, ना कोई उठा, ना उनका घर खुला। अब लग रहा है कि जैसे लेखक को लग रहा है कि जैसे कोई तागा टूट गया हो सुई से, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो, है ना। माला जो होता है वो लगभग एक एक दाना बिखरा हुआ, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। तब लोग जाकर देखते हैं तो देखते क्या है कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अब सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अब सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, सिर्फ उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। और इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है।